दोस्तों वेलकम टू B2Y इन्वेस्टमेंट। तो हमारा आज का जो टॉपिक्स है ये है जो सिंपल एसेट एलोकेशन फंडा, तो उसके ऊपर हमने बात करने वाला है। तो हमारा जो एसेट एलोकेशन फंडा है, जो फंडामेंटल्स है, तो वो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक देखिए। तो ये जो फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल्स में क्या बोलते हैं कि आपका जो एज है उसको 100 से आप माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट में आपका जितना परसेंटेज आता है वो आप इक्विटी पोर्शन में आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, और बाकी जो बचा रहेगा बैलेंस वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यही है हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी। तो आगे चल के देखते हैं हमारा ये स्ट्रेटेजी को हम कैसे फॉलो करते हैं। तो हम इधर एग्ज़ाम्पल के लिए एक कैलकुलेट किया है कि किसी का एज अगर 30 इयर्स है तो उसका इक्विटी में उन्होंने 70% उसका जो टोटल कॉर्पस है वो उसको इन्वेस्ट करके चल सकता है, और बाकी जो 30% है वो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक टेबल बनाया है। ये टेबल में क्या है, किसी का अगर कॉर्पस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 30 लाख है, उसको अब वो ग्रो करना चाहता है अप टू 3 शेयर तक, उसके ऊपर भी, और ये ब्रैकेट में उसका कोई भी अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसको कौन सा एसेट क्लास में इसको एलोकेट करेगा। तो ऐसा मैंने देखने वाला है कि इक्विटी पोर्शन में क्या क्या कंपोनेंट है हमारा जो अच्छा रिटर्न देने वाला कंपोनेंट, तो उसमें उसको कितना एलोकेट करना चाहिए। और डेट पोर्शन जो है, मैंने राइट साइड में लिखा है डेट पोर्शन, तो डेट पोर्शन में उसको कितना एलोकेट करके चलना चाहिए। तो ये 30 लाख का मैंने एग्जांपल के लिए 70% पकड़ा, जो कि 21 लाख होता है, और डेट पोर्शन में ये 30 लाख का 30% जो 9 लाख होता है। तो ये कौन सा क्लासेस में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी को एलोकेट करना चाहिए। तो एक सिंपल पोर्टफोलियो बिल्डिंग का मैंने इधर एग्जांपल देने वाला है, तो आप देखते रहिए। हाँ जी, तो मैंने आ गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन में। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पोर्शन में बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो वो सब पॉपुलर प्रोडक्ट में मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो आप कोई फिनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लेके आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। इसका मैं आप ये करूँगा, सजेशन दूंगा, आप डायरेक्ट स्कीम में ही इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर स्कीम में इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें आपको चार्जेस ज़्यादा लगेगा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका जो कंपोनेंट है वो कुछ पोर्शन इक्विटी में एलोकेट होता है और बाकी डेट में एलोकेट होता है। ये आप थोड़ा बहुत आप इसमें आपका जो एलोकेशन है आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो टैक्स बेनिफिट है 80C के बाद भी 80CCD जो एडिशनल 50 के टैक्स एडवांटेज आपको इधर मिलेगा। ये छोड़ के भी ETF होता है, जो कि थीमेटिक कोई टॉपिक के ऊपर आप ETF में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बैंक के ऊपर, IT के ऊपर, और भी कोई केमिकल सेक्टर के ऊपर, डिफरेंट सेक्टर के ऊपर आप थीमेटिक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और ये छोड़ के भी एक होता है इंडेक्स फंड। ये बहुत ही कॉमन है और ये रियल टाइम होता है, मतलब आपका एक डीमैट अकाउंट रहेगा, तो वो डीमैट अकाउंट में आप ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रियल टाइम में जो मार्केट का ओपन आवर रहता है तो उसमें अपने इसमें इन्वेस्ट करके चल सकता है। ये बहुत ही सेफेस्ट वे में आप इसको इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये सारे हो गया आपका इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट। अभी आगे देखते हैं कि हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या क्या ऑप्शंस मिलता है मार्केट में अवेलेबल होता है। तो डेट में जो मोस्ट कॉमन होता है आपका सबका होता है कि PPF। तो PPF एक बहुत ही कॉमन है, आप कोई भी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब जगह में आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करके चल सकता है। उसके बाद आता है बैंक का फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट में भी रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, तो ये सब में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। नंबर 3 में होता है
पोस्ट ऑफिस में आपको इन्वेस्टमेंट, ये एनएससी होता है, केवीपी होता है, सुकन्या समृद्धि होता है, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये भी डेट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत आपको प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें आपको इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में आता है कॉरपोरेट बॉन्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स। तो कॉरपोरेट बॉन्ड फिक्स डिपॉजिट में आज का दिन में आप डायरेक्ट कोई कॉरपोरेट बॉन्ड में फिक्स डिपॉजिट्स में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और नंबर 6 और 7 जो है डेट पोर्शन ऑफ एनपीएस एंड ईपीएफ, ये दोनों में आपका कंट्रोल कम है। ये डेट एनपीएस का जो पोर्शन है वो जो आपका फंड मैनेजर है वो उस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करके चलेगा। और ईपीएफ में क्या है? ईपीएफ में आपका एम्प्लॉयर जो है तो एम्प्लॉयर उसका हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें भी बैक एंड में फंड मैनेजर्स रहता है तो उसको कंट्रोल करेगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, तो आपका हिसाब से ये इसमें इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। ये सब देखने के बाद अगर आपको मेरा चैनल को अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। तो ये सब देखने के बाद आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है कि और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने इधर प्लेस नहीं किया, तो वो सब मैंने एवॉइड वाला जो पोर्शन है, एवॉइड वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मैंने लिख के रखा है। तो आप देख लीजिए, ये भी बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा इक्विटी मार्केट का फ्लेवर मिलेगा, आपको लाइफ कवरेज मिलेगा और कुछ फिक्स्ड इनकम का भी आपको ये प्रॉमिस किया जाता है। ये सब 3-4 चीज़ एक साथ लेके आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये सब 3-4 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपको इन्वेस्ट करके चलता है। इसमें आपका 2 प्रॉब्लम है, आपको ठीक से तो ना मिलेगा रिटर्न और ठीक से ना तो मिलेगा आपका इंश्योरेंस कवरेज। चलिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट है वो मैं देख लेता हूँ। तो फर्स्ट एक होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये बहुत ही कॉमन एक इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्लान है। उसके बाद आता है चिल्ड्रन पॉलिसी और मनी बैक इंश्योरेंस प्लान, गारंटेड रिटर्न। ये छोड़ के भी बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत सारे प्लान होता है। तो ये सब जो इंश्योरेंस प्लान है, मैंने पहले ही बोला है, इसमें आपको ना तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ना तो ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ये सबको आप साइड में कर दीजिए। ये फर्स्ट जो 4 मैंने बोला सबको साइड में करके आप एक ETF में इन्वेस्ट कीजिए, और नहीं तो कोई इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, और आपको जो इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, वो आप एक प्योर कोई इंश्योरेंस कंपनी से लेके चल सकते हैं। उसमें आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा। अगर इसके ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए, मैं उसका भी एक कंपैरिजन बना के आपको दिखाऊंगा। और 5th 6th जो है ये प्योरली अवॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको अवॉइड जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें बहुत सारे बैंक का आपने नाम सुना है, ये PMC, लक्ष्मी विलास बैंक, फलाना, ये इतना सारे जो बैंक है, इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, इसीलिए पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सब में आप जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और 6th का तो नाम और मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, आप देख के ही समझ गया है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब करने के बाद मैं अभी देखने वाला हूँ कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कितना एसेट एलोकेट करके आप चल सकते हैं आपका 30s एज में। ये ऐसा नहीं कि आप 30s एज में ये पोर्टफोलियो बना रहे, आप कोई भी एज में, आपका 40s में, 45 में, 50s में और बिफोर 30s में भी आप ऐसा टाइप का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके चल सकता है, हमारा जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर। तो इसमें क्या आएगा, आपको डाइवर्सिफाइड भी होगा और साथ में आपको दोनों टाइप का इंस्ट्रूमेंट में, मतलब इक्विटी एंड डेट, दोनों जगह में आप इन्वेस्ट करके आप पैसा को रख सकते हैं। तो मैंने पहले ही जैसा बोला कि किसी का कॉर्पस अगर 30 लाख है, इससे ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैसा भी करके अब ऐसा करके स्टार्टिंग कर सकते हो। तो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है इक्विटी। तो इक्विटी में जो स्टॉक है, स्टॉक में मैंने ये 41% का एक अप्रॉक्स फिगर लिखा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में 35% जो कि 7.40 लाख होता है। ये
इसका बाइफर्केशन है, ये 21 लाख टोटल का बाइफर्केशन इसमें मैंने लिखा है। उसके बाद है एनपीएस में आप 2 लाख के आसपास इन्वेस्ट करके 10% के आसपास इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और ईटीएफ नहीं तो आप इसमें इंडेक्स फंड भी लिख सकते हैं, तो ये 14% के आसपास आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकता है। तो ये जितना परसेंटेज है ये आपका इक्विटी पोर्शन का परसेंटेज मैंने इधर लिखा है। अभी राइट साइड में जो है ये डेट का इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ जो है इसमें आप अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ आपका जो डेट पोर्शन है उसका आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और फिर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें 22% का आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ये दोनों एफडी आरडी ये जो है ये आपका इमरजेंसी फंड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आपका रिस्क प्रोफाइल का हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एनपीएस जो है, एनपीएस में मैंने बोला ये टैक्स सेविंग कंपोनेंट है, तो इसमें भी आप आपका जितना पोर्शन है उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 22% रखा है। उसके बाद होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में भी आप कुछ पैसा रख सकते हैं। और ईपीएफ ये तो आपका एम्प्लॉयर देते हैं। अगर कोई बिजनेस करते हो तो अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन स्कीम मार्केट में अवेलेबल है, उसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकता है। तो ये हो गया आपका टोटल 30 लाख का एलोकेशन। 21 लाख है इक्विटी में और 9 लाख है आपका डेट पोर्शन में। तो ये सब देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है इतना सिंप्लीफाइड वे में आपने किधर नोट करके रखा है? अगर रखा है तो आप येस करके लिख सकते हैं कमेंट्स में। अगर नहीं रखा है तो आज ही आप कोई एक एक्सेल में कोई पेन एंड पेपर में भी आप इसको मेंटेन करके चल सकते हैं, और नहीं तो कोई एक एक्सेल में आप इसको प्रॉपर मैनर में ऐसा करके पूरा को पूरा आप इसको इंक्लूड करके आप एक एक्सेल बना लीजिए, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपका सारे जो इन्वेस्टमेंट है ऐसा एक सिंपल एक्सेल में पूरा ट्रैकिंग होते रहेगा। तो अगर अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा है। तो अगर लगा है तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और आपका जो फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, उसको आप इसको शेयर कीजिए। कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप इसको शेयर कीजिए। तो ये एक लिटरेसी है, फिनेंशियल लिटरेसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब के बाद हम देखते हैं और क्या क्या हमारा लायबिलिटीज़ रहता है। तो ये सब छोड़ के भी हमारा होम लोन रहता है, कार लोन भी रहता है, क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट करना पड़ता है, पर्सनल लोन रहता है। तो ये सब हमारा डेली लाइफ का पार्ट है। तो इसके साथ आपको ये भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको ऑब्वियसली एक इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न रख के चलना पड़ेगा, ताकि आपका कोई ख़राब समय में आप उधर से कोई अमाउंट को आप विड्रॉ कर पाएगा। और आपको ऑब्वियसली एक कैश रिजर्व बन के चलना चाहिए कि कोई इक्विटी मार्केट में अगर क्रैश होता है, कुछ ज़्यादा कुछ डाउनफॉल होता है, तो उस टाइम पे आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के लिए आपके हाथ में कुछ कैश रहना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आगे वाला वीडियो में आप मेरे को बताइए कौन सा टॉपिक के ऊपर मैं कवर करूं, तो वो भी मैं कवर करके चल सकता हूं। अगर आपको कोई जीरो ब्रोकरेज का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, तो उसमें आपने क्लिक करके आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करके चल सकते हैं। और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है तो ये सब इन्वेस्टमेंट करने का पहले आप आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है, फिनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प ले लीजिए। और अगर अब तक आपने मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।